नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ मीनू जैन जी भी जुड़ेंगी और इससे पहले प्रणाम इंडिया यानी न्याय की बात। एक बार फिर आपका स्वागत है। हेमंत रिटर्न्स यानी हेमंत सोरेन की फिर से वापसी हो रही है और इसके पूरे आसार दिख रहे हैं कि हेमंत सोरेन अपने पूरे दल बल के साथ वापसी करने जा रहे हैं। और अगर सिर्फ कोल्हान और संथाल परगना की बात कर लें, ये वो सीटें हैं। कोल्हान की 14 सीटें, संथाल परगना की 18 सीटें, ये 32 सीटें ऐसी हैं। इन्हीं 32 सीटों में ये तय हो जाता है कि कौन शासन में आ रहा है, क्या होने जा रहा है। मैं स्वागत करता हूं मीनू जैन जी का, देश की नामचीन सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं चुनाव से पहले, नतीजे से पहले हर तरह की बातें हो रही हैं कि क्या होने वाला है इस बात को लेकर के। लेकिन हम दो क्षेत्र पकड़ते हैं, सिर्फ कोल्हान और संथाल परगना। तो कोल्हान की 14 और संथाल परगना की 18, जो 18 और 14 32 सीटें हैं। इन 32 सीटों में ही आप देखेंगे कि आंधी चल रही है इंडिया गठबंधन की, और उसमें भी खास करके देखें तो जेएमएम की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। जो कोल्हान की सीटें हैं या उसमें 14 सीटें, उसमें आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा भी परफॉर्म करे तो 2 सीटों से ज्यादा उसको मिलती दिखाई नहीं दे रही है। 2 सीटें, सिर्फ 2 सीटें। तो ये 14 में 12 सीटें इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। चाहे जिसको पोल करना हो, एग्जिट पोल करना हो, जमीन पर जाकर के देख सकते हैं। और जो 2 सीटें हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी जीत ही लेगी, जीतती हुई दिख रही है, जीतेंगी जरूरी नहीं है। इन 2 सीटों में एक तो चंपई सोरेन है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने वापसी की है इलेक्शन के दिन में, काफी मजबूती से अपने को, अपनी कैडर बेस को जुटाया है, लेकिन फिर भी जीतने के आसार नहीं है, मगर वो जीत सकते हैं। एक तो वो सीटें हैं, दूसरा रघुवर दास जी की बहू वाली सीट है जो कि जीत सकती हैं। जीतेंगी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि 14 में 14 सीटें ही फिर से एक बार बीजेपी का खाता न खुले, जैसे पिछली बार खाता नहीं खुला था। एक इंडिपेंडेंट जीते थे, बाकी जेएमएम और कांग्रेस के पास आई थी सीटें। इस बार भी 14 में 14 सीटें भी आ सकती हैं इंडिया गठबंधन को, जेएमएम और कांग्रेस को। यहां तक इसका सवाल है, कोल्हान का सवाल है। मैं थोड़ी देर में संथाल परगना की भी बात करूंगा। लेकिन मीनू जी, ये हेमंत रिटर्न्स जो है, उसके जो मेन आपको कारण दिख रहे हैं, 4-5 कारण जो भी आपको दिख रहे हैं, उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को ब्रीफ कीजिए कि क्यों हेमंत रिटर्न्स, क्यों हेमंत की वापसी हो रही है। वो बिंदुवार अगर आप बताएं तो हम भी उसमें कुछ एड ऑन करेंगे, अगर आपसे रह जाता है, कहीं ध्यान नहीं जाता है। पहले आप इसको ब्रीफ कीजिए जी। देखिए, क्योंकि आपका कनेक्शन है झारखंड से, तो आप मेरे से ज्यादा बेहतर वहां की जमीनी सच्चाई को भी जानते होंगे। लेकिन जितना मैंने मीडिया के जरिए या पढ़ने, रिसर्च वगैरह उसके जरिए पता चला है कि देखिए, वहां पे जो आदिवासी अस्मिता का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है जो रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, वो काफी अपनी पूरी अपना प्रभाव वहां दिखाएगा। और ये आप दर्शकों को अब तक तो याद भी हो गया होगा कि जो हेमंत सोरेन के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया, उस व्यवहार को जो दुर्व्यवहार कहेंगे जिसको, कि जेल भेजा गया और उसके बाद केस फर्जी पाया गया और उसमें उनको जमानत देनी पड़ी, अदालत को डांट भी लगाई उन्होंने बल्कि।
एजेंसीज को। तो वो चीज जो है आदिवासियों ने उसको अपने दिल पे लिया और लेने की बात भी थी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा वो पार्टी है जिसकी वजह से सृजन हुआ है इस राज्य का। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष का नतीजा था कि अलग राज्य बन पाया, अदरवाइज तो कोई सवाल ही नहीं था। तो अब एक तो ये कारण था, सबसे पहला तो यही कारण था। दूसरा, उसमें जो मैया सम्मान योजना जो है, एक वो भी कारण है, जिसमें कि जो महिलाएं हैं, देखिए आदिवासी क्षेत्रों में तो उनके पास जो शारीरिक श्रम कर लिया महिलाओं ने तो कुछ मिल जाएगा, अदरवाइज बस खाने पीने का ही खर्चा चलता होगा, या वो भी मुश्किल से ही चलता होगा। तो ऐसे में अगर महिलाओं को कुछ उनकी अपनी निजी जरूरतों के लिए या बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, तो वो डेफिनेटली आदिवासी इलाकों में तो एक संजीवनी की तरह उसने काम किया होगा, और काफी समय हो गया है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव को देख के अभी पिछले महीने शुरू किया है, मुझे लगता है शायद, अगर आप मैं सही कह रही हूँ, तो पिछले 6 महीने से चल रही है वहां पे ये योजना। दूसरा, ये दूसरा कारण रहा। तीसरा कारण इसमें सबसे जो मुझे महत्वपूर्ण कारण कल्पना सोरेन का उदय भी कहलाता है। जो राजनीतिक परिदृश्य है जो झारखंड का, उसमें किसी को कोई उम्मीद भी नहीं थी, ना कोई समझ भी नहीं रहा था कि कल्पना सोरेन में भी इतना राजनीतिक सामर्थ्य होगा कि वो एक नेता की कसौटी पे बिल्कुल ऐसी खरी उतरेगी जैसे कि पूरा तैयार फैक्ट्री से बन के आए हैं नेता। इस तरीके की नेता वो अवतरित हुई हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि बताया भी जा रहा है, रिपोर्ट्स बता रही थी कि सब जगह कल्पना सोरेन की रैलीज की डिमांड है, मतलब जेएमएम और इवन कांग्रेस के उसमें भी उनको बुलाया जा रहा है। तो वो चीज जो कल्पना सोरेन जो मंत्री के रूप में, और उन्होंने सॉरी एक नेता के रूप में, कल्पना सोरेन ने आगे ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना रोना विलाप शुरू कर दिया, नहीं, उन्होंने शुरुआत में भी और उसके बाद चुनावों के दौरान भी लगातार झारखंड के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करती रही। उन्होंने ये नहीं किया कि तो आपने खाली इसी बात का रोना रोते रहे, सिंपैथी वोट मोदी जी की तरह कि मैं तो चाय वाला हूं और मुझे तो नीच कह दिया, ये वो। उन्होंने कुछ नहीं रोया, उन्होंने केवल मुद्दों की बात की और उसको पूरे पुरजोर तरीके से रखा, और बहुत ही सधे हुए तरीके से, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन की तरह वो जो पेश आई। तो उसमें वो एक उम्मीद, मेरे ख्याल से मैया सम्मान योजना और उसके साथ में जो आइसिंग ऑन द केक जो कल्पना सोरेन थी, मेरे ख्याल से महिलाओं का वोट बहुत बड़ी तादाद में इधर की तरफ, हेमंत सोरेन और ये जो जेएमएम कांग्रेस का जो मोर्चा है उसकी तरफ आना जरूर ये चाहिए। और बाकी का तो जो चलता ही रहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के जगह जगह बताया गया, इन्होंने वहां पे भी मुस्लिम और ये बटेंगे कटेंगे वहां भी चलाते रहे, घुसपैठिया वर्ड था वहां तो इनका एक ये पूरा, तो वो चीज थी। अब वो जनता ने उसको पसंद कितना किया नहीं किया, लेकिन हाँ, मुस्लिम वोटों का जरूर ध्रुवीकरण हुआ होगा इस वजह से। तो मुस्लिम और आदिवासी वोट तो मुझे तो लगता है एक मुश्त इधर ही पड़ेंगे गठबंधन को, और बाकी का मुझे यही मुख्य कारण तो यही लगते हैं। बाकी का आप भी बताइए, जो आप जो बता रहे थे शुरू में रीजन वाइज। मैं कुछ सूचनाओं के आधार पर, हमारे पत्रकार मित्र भरे पड़े हैं और मेरे घर परिवार के लोग भी वहाँ रहते हैं, दोस्त मित्र भी रहते हैं, और हम नियमित रूप से उसकी ब्रीफिंग लेते रहे हैं, कहाँ की इस कंस्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है, कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं, वो मुद्दे कैसे काम कर रहे हैं, नेता आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, बहुत सारी बातें वहाँ देखने को मिलती है, तो मिली हैं। तो इन्हीं चीजों को हम थोड़ा समराइज करते हैं। अभी कोल्हान में रहते फिर संथाल परगना की ओर चलते हैं। देखिए, कोल्हान में पिछली बार एक तरफा चुनावी जीत हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की, और इस बार बीजेपी ने काफी वर्क किया कि कोल्हान में कैसे सेंधमारी करें, क्योंकि कोल्हान को बिना पेंट्रेट किए हुए बीजेपी सत्ता में ऐसा हो नहीं सकता था। काफी मेहनत की बीजेपी ने, चंपई सोरेन को तोड़ा, उसके बाद सरयू राय को जेडीयू में लेकर के अपने फोल्ड में लाया जिन्होंने रघुवर दास को हराया था। तो ये दो बड़ी बातें उस क्षेत्र में हुई। तो इसके अलावा जो अपने भीतर जो खेमेबंदी थी उस पर भी उन्होंने लगाम लगाने की कोशिश की। ये सारी चीजें वो भरपाई के लिए बीजेपी ने की।
इसलिए इस चुनाव में वो लड़ती हुई ज्यादा नजर आ रही है पिछले चुनाव के मुकाबले, जहां तक कोल्हान का सवाल है वहां के बारे में कह रहे हैं। दूसरी तरफ जेएमएम के लिए ये था कि संगठनात्मक रूप से उसके यहाँ सेंधमारी हो चुकी थी, और इसके अलावा कांग्रेस कोई नया क्षेत्र पैदा नहीं कर पा रही थी, कोई नया कंस्टिट्यूएंसी नहीं पैदा कर पा रही थी कि जहां पर कि वो खड़े हो। तो पहले से वो कुछ न कुछ कमजोर होगा, ये हालात में जेएमएम थी। तो कितना कमजोर होगा? अपनी सीटों को 14 में से जो 13 सीटें थी उसमें से घटे नहीं, इसके लिए क्या किया जाए, ये जेएमएम का सवाल था अपनी लड़ाई के लिए। इसमें ये हुआ कि जेएमएम ने और इंडिया गठबंधन ने एक काम करने में सफलता हासिल की कि ट्राइबल वोट को वो एकजुट रख सके। अब ट्राइबल वोट्स एक अलग से बात है जिस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, नहीं तो हम ही बोलते रह जाएंगे। मैं थोड़ा आपके पास फिर से आऊंगा। तो ट्राइबल वोट्स को वो एकजुट रख सके। दूसरी बात है कि जो बीजेपी से भी कुछ नेताओं को इन्होंने अपने साथ जोड़ा। जैसे जेएमएम ने सेंधमारी की, अगर चंपई सोरेन को उन्होंने अपनी तरफ लिया तो उसी क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार गणेश महली को जेएमएम ने अपनी तरफ ले लिया। खेल खिलाड़ी बदल गया है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में अलग अलग सिंबल से आ गए। तो ये चीजें हुई और हर क्षेत्र में हुई। बहरागोड़ा में भी वो डॉक्टर दिनेश सारंगी के बेटे हैं, उनको जेएमएम ने अपनी तरफ किया। इवन घाटशिला में भी जहां बाबू लाल सोरेन लड़ रहे हैं, चंपई सोरेन के बेटे, वहां बीजेपी के नेता जो पिछली बार उम्मीदवार थे उनको अपनी तरफ किया। तो सांगठनिक रूप में बीजेपी से के मुकाबले जेएमएम कमजोर नहीं रही, ये एक बात हुआ। दूसरी बात ये हुई कि कांग्रेस ने भी जैसे डॉक्टर अजय कुमार को खड़ा करके, पिछले बार गौरव वल्लभ को खड़ा किया था, गौरव वल्लभ फेल हो गए, लेकिन इस बार डॉक्टर अजय कुमार को खड़ा करने से और रघुवर दास के सामने उनकी बहू के खड़ा होने से डॉक्टर अजय कुमार एकदम कॉन्टेस्ट में आ गए। ये सीट अभी भी हम नहीं मानते डिसीजन हुआ है ऐसा नहीं मानते, हम एकदम कांटे की सीट मानते हैं। मान लीजिए बीजेपी जीत रही, जो 2 सीट बोल रहे हैं उसमें से जमशेदपुर ईस्ट भी है और चंपई सोरेन की सीट भी है, दोनों है। लेकिन कांग्रेस मुकाबले में उस सीट में आ गई जहां उसका संगठन का बेस बहुत कमजोर हो चुका है। तो इसका मतलब है कि एक जेएमएम अपने गढ़ को बचाती हुई दिख रही है। बाकी किसी भी सीट को ले लीजिए, इवन हाँ गीता कोड़ा हो सकता है कि वो भी जीत सकती है। तो 3 में से कोई 2 सीट बीजेपी जीत सकती है। उधर गीता कोड़ा पश्चिमी सिंहभूम में और इधर ईस्ट पूर्वी सिंहभूम में चंपई सोरेन और आपको रघुवर दास की बहू, ये 3 में से 2 सीटें जीत सकती है, ऐसा हमको लगता है। तीनों तो नहीं जीतेगी, कोई 2 सीटें जीत सकती है, ये दिखता है। अब इसके जो और बहुत सारे कारण हैं, हम उन कारणों पर भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप जो आदिवासी वोटर्स एकजुट रहे, इसके बारे में मीनू जी आपसे कमेंट लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं तो जो मैंने कारण पहले गिनाया आदिवासी अस्मिता का, उसमें एक बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी ने एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई, महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाया और बहुत ढिंढोरा पीटा, जैसे कि मोदी जी की आदत है कि उनको तो जगह जगह राज्यों में भेजा गया और रैलीज करवाई गई उनसे, और ये बताया गया कि फंक्शंस करा गए। बल्कि झारखंड में तो बताया जाता है कि काफी सार्वजनिक फंक्शंस करवाए गए थे जब ये बनी थी। लेकिन उसके बाद जो उनके साथ जो व्यवहार हुआ, आप देखेंगे कि संसद का शिलान्यास हो या संसद का उद्घाटन हो, जो कि राष्ट्रपति संसद का एक अंग माना जाता है, राष्ट्रपति और दोनों सदन तब मिला के संसद बनती है, उसके उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं गया। इसी तरीके से आपने राम मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह किया, उसमें प्रधानमंत्री और पता नहीं कौन कौन दुनिया भर के फिल्म के सितारे और क्रिकेट के सितारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, लेकिन जो देश की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी आदिवासी महिला, जिसको आप ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करते हैं, आई एम सॉरी टू से, उसको आप बुलाना भूल गए। तो वो शायद झारखंड की जनता ने देखा होगा कि भाई इनको आदिवासी बस जब वोट चाहिए होता है तभी आदिवासी इनके लिए ट्रॉफी है, अदरवाइज तो कोई सम्मान इज्जत वो मिला नहीं उनको।
आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी घटना हुई थी आदिवासी पे पेशाब करने की जो घटना हुई। और इसके अलावा जो और राज्य है, जैसे राजस्थान में आबादी है भरपूर, या मध्य प्रदेश में भी है, ऐसा कोई देखने में नहीं आया कि कोई एक्स्ट्रा कदम, कोई एक्स्ट्रा काम कुछ आदिवासी कल्याण के लिए हुआ हो, बजा सिवाय रैलियों के। एक रैली हुई थी, बहुत एक मुहाना है कोई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान के जंक्शन पे, वहां कोई जगह है जहाँ पूरा आदिवासी तीनों इलाके मिलते हैं, वहां एक रैली हुई थी। उसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, जो रिजर्वेशन की बातें हैं वो तो संविधान जिस दिन से लागू हुआ है, 70 साल 75 साल से आदिवासी के लिए रिजर्वेशन वहां है, वो सब कुछ वहां पे है। लेकिन आपने जो है किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। और अगर हुई भी किसी तरह की घटनाएं आदिवासियों के ऊपर, कोई अत्याचार किया, अन्याय की, तो बीजेपी की तरफ से बजाय, अलावा इसके कि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे गालियां बकने के झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य लोगों को, उसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं कि सॉलिड सामने आए करके। और ये आपको ध्यान होगा जब ये हेमंत सोरेन का ये तो तैयारी यहाँ तक थी कि इनका नॉमिनेशन पेपर निरस्त करवा दिए जाए, क्योंकि उनके प्रस्तावक को बीजेपी में लेने की बात हो रही थी। मतलब सूरत में जो इन्होंने खेल खेला था कि आम आदमी पार्टी के प्रस्तावक ही लेके भाग गए थे, और जब प्रस्तावक का वेरिफिकेशन करवाया रिटर्निंग ऑफिसर ने, तो उसमें वहां वो थे ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे तो साइन ही नहीं है, ये काम खत्म। तो ये इन्होंने ये करने की कोशिश की थी। तो देखिए, हमें तो दूर बैठे पता नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे इन चीजों का बड़ा भारी चर्चा होती है कि आप देखिए कि आपका बस हेमंत सोरेन पे वैसे नहीं चला तो ऐसे सही, कि आप तो चाहते हैं कि लड़े ही ना चुनाव। तो इनको आदत है कि जो विपक्षी है उसको बस खाली जमीन से ही हटा दो, कि कुछ को ये जो किसी भी तरीके से इस तरीके का खेल चाल चलो कि विपक्षी मैदान से ही साफ हो जाए, जैसे कि राहुल गांधी का किया था सदस्यता वगैरह का खत्म करने का। इनको लगेगा कोई और निकालना नहीं कोई तरकीब, इनके पास तो बहुत तरकीबें हैं, तरह तरह की कुटिल चालें चलते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ जीत भी जाएंगे हेमंत सोरेन तो ये जीने नहीं देंगे आराम से। इनका ऑपरेशन लोटस हो सकता है कल सुबह से ही चलना शुरू हो जाए। जी जी जी, देखिए आपने अच्छे से डिफाइन किया आदिवासी वोटर्स क्यों एकजुट रहे। इसके और कुछ जो पहलू थे जो पूरे कोल्हान में भी दिखता है, संथाल परगना में भी दिखता है और अन्य इलाकों में भी दिखता है, वो है कि अडानी फैक्टर्स महाराष्ट्र में जिस तरह से दिख रहा था, अडानी फैक्टर्स झारखंड में भी देखा। वो ये था कि जैसे छत्तीसगढ़ को आप उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल में जिस तरीके से अडानी के लिए वो जमीन आदिवासियों से खाली कराई जा रही थी, उसकी तस्वीरें आ रही थी, वो तस्वीरें झारखंड में आदिवासियों के मन मस्तिष्क को झकझोर रही थी और डरा भी रही थी। और हेमंत सोरेन पर सब भरोसा कर रहे थे। कल्पना सोरेन एक बड़ी नेता के तौर पर उभरी जिन्होंने इस विषय को भी बहुत मजबूती से उठाया कि अगर हम इस बार हेमंत की सरकार को नहीं बचाते हैं तो हेमंत यानी एक आदिवासी मुख्यमंत्री की जगह ये कोई दूसरा आदिवासी मुख्यमंत्री लाने वाले हैं। ये फैक्टर बहुत काम किया है कि आदिवासी को हटाकर गैर आदिवासी मुख्यमंत्री लाना चाहते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हेमंत बोल रहे थे, ये इसलिए भी कि बीजेपी की तरफ से कोई ये नहीं बोल पा रहा था कि बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि अर्जुन मुंडा को बनाएंगे, और अफवाह उड़ रही थी कि रघुवर दास फिर से आ जाएंगे और फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या निशिकांत दुबे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो बीजेपी के एक्शंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस एक्शंस को देखकर विश्वास दिलाने की कोशिश कि देखो हेमंत सोरेन को इन्होंने जेल भेजा, हेमंत सोरेन को फंसाने की कोशिश की, हेमंत सोरेन को झुकाने की कोशिश की, और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अडानी को यहाँ जगह मिल सके। और जो जिस तरीके से बिजली के क्षेत्र में अडानी को जगह मिली और झारखंड को कुछ नहीं मिला, ये बात भी मुद्दा बना कि आप यहाँ की बिजली पैदा करते हैं और बिजली बांग्लादेश में भेज देते हैं और यहाँ हमें सिर्फ पोल्यूशन मिलता है, यहाँ हमें उसके बाय प्रोडक्ट्स के रूप में बुरी चीजें मिलती हैं। झारखंड को क्या मिला? इवन एक पैसा झारखंड को फायदा नहीं हुआ। तो ये
इन बातों के आलोक में आदिवासियों को में ये बात जेएमएम बिठाने में कामयाब रही कि आदिवासी हितों की रक्षा केवल और केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन ही कर सकता है। ये मुझे लगता है डिसिसिव फैक्टर है ये आदिवासियों की गोलबंदी के ख्याल से, और इसलिए आदिवासी गोलबंद रहे। और यही कारण है कि जो ट्राइबल्स की 28 सीटें हैं उसमें गिनना पड़ेगा कि एक की दो या एक भी नहीं बीजेपी एनडीए चुनाव जीतती है, ये आपको देखना होगा, ये जरूर नतीजे बताएंगे। तो इसी में कोल्हान की जो सीटें हैं, इवन नॉन आदिवासी जो सीटें हैं, एससी के लिए भी सीटें हैं, वहां भी बीजेपी अपने आप को मजबूत नहीं कर पाई। एक सीट पर आजसू लड़ रही है, वो भी थोड़ी मजबूती से लड़ रही है, जो सलाई जैसी सीट है। तो लेकिन फिर भी वहां जेएमएम को ही एज है, आजसू जीत जाए इसकी कोई ये नहीं है। हालांकि हमारे दर्शक सवाल कर रहे हैं कि वहां से आजसू मजबूत है, तो ठीक है, वो मैं खारिज नहीं करता हूं, लेकिन ये 2, 3, 4 सीटों से ज्यादा तो चुनाव में मजबूती से लड़ती भी नहीं दिखी है पूरे कोल्हान में एनडीए का, जहां तक सवाल है। और इंडिया और कांग्रेस गठबंधन जो है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है कोल्हान में। 14 में 12 सीट आप मानकर चलिए कि इंडिया गठबंधन लेकर आ रही है। अब इसी चीज से हम जोड़ करके थोड़ा देखते हैं कि कोल्हान में क्या है। मैं कोल्हान में एक्सेस माई इंडिया का एक है, उसको सामने रख करके बात करता हूं, वो आपको समझ में आ जाएगी, मैं बोलूंगा उससे ज्यादा प्रभावशाली वो है। एक्सेस माई इंडिया ने कोल्हान नहीं, संथाल परगना, क्षमा कीजिए, कोल्हान पर बात हो चुकी है। संथाल परगना में जो 18 सीटें हैं वो 15 सीटें इंडिया गठबंधन को देता हुआ दिख रहा है। ये एक्सेस माई इंडिया का पोल है, ये लगभग कोल्हान वाली स्थिति है। यहाँ एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं और वोट परसेंट में 15% का फासला है। 52% इंडिया गठबंधन को और 37% एनडीए को। ये वोट परसेंट ही सारी कहानी कह देता है। सारी कहानी का मतलब सारी कहानी। संथाल परगना में देखिए ट्राइबल वोट्स की तो गोलबंदी है ही, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, जिसमें क्रिश्चियन हुए, जिसमें मुसलमान भी हैं, ये वोटर्स भी पूरी तरह से गोलबंद हैं। तो इसीलिए ये 15% वोट का फासला दिख रहा है। मैं अगर कहता कि 15% वोट का फासला तो शायद आपको यकीन नहीं होता, लेकिन एक सर्वेयर अगर कह रहा है और मेरी सोच के हिसाब से है, इसीलिए उस एग्जाम्पल को मैं उठाकर लाया, क्योंकि बहुत सर्वे करने वाले हैं, बहुत एग्जिट पोल करने वाले हैं, वो अपने अपने ढंग से आंकड़े दे रहे हैं। लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने जो संथाल परगना का दिखाया है, वो 18 में से 15 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही हैं। ये बात साफ तौर से नजर आती है। जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ उसमें वोट परसेंटेज भी जो इंक्रीज हुआ है, वो हम देखें तो ट्राइबल्स वोट्स पे इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ है, वोट्स ज्यादा बढ़े हैं इन कंपैरिजन टू अदर ट्राइबल्स वोटर्स या सीट्स। वहां वोटर्स जो बढ़े हैं ट्राइबल सीटों पर ज्यादा बढ़े हैं, 3%, 5%, 11%, 7%, इस तरह से डिफरेंट है। लेकिन बाकी नॉन ट्राइबल्स बेल्ट में 5 भी है, 2 भी है, 3 भी है, कोई 7 और 11% जैसा इंक्रीज किसी वो सीट पर नहीं हुआ है। तो ये बातें बता रही हैं कि निश्चित रूप से आपको जो संथाल परगना और कोल्हान की सीट है, यही सीटें हेमंत रिटर्न्स को लगभग ला करके खड़ा कर देती हैं। आप उधर 18 में 15 सीट ले लीजिए और इधर 14 में 12, 15 में 27 सीट तो यहीं पर है। अब बच जाता है 14 सीटें बच जाती हैं, बाकी यानी 18, 14, 32 के अलावा जो सीटें बची, करीब 49 सीटें बची, तो उसमें से अब जेएमएम को कितना आता है, उससे बहुमत से वो कितना आगे जाती हैं वो निर्भर करता है। लेकिन आज हमने अपना फोकस सिर्फ यही रखा है कोल्हान और संथाल परगना। तो कोल्हान संथाल परगना में इंडिया गठबंधन की जो क्लीन स्वीप हो रही है, ये उनको फिर से हेमंत रिटर्न्स को सफल बनाता है। जी आपके पास मैं मीनू जी ये सवाल लेकर आता हूं कि ये जो
कोल्हान में और संथाल परगना में जहां पर की ट्राइबल वोटर्स ज्यादा हैं, यहाँ जो निकल कर आ रहा है कि हेमंत सोरेन को की वापसी होनी चाहिए, इसमें आप जो लोकल मुद्दे हैं उसको आप, जैसे स्थानीय आदिवासियों के लिए क्या होना चाहिए, बहुत सारी गारंटी में आया है कि हर जिले में हम कॉलेज खोलेंगे, टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे, ये सारी योजनाएं हैं। मैया योजना लागू, वो तो सबके लिए लागू हुई है, लेकिन आदिवासियों के बीच 1000 रुपया का बहुत ज्यादा महत्व होता है तुलनात्मक रूप से, तो वो चीजें हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो बाकी घोषणाएं हैं उसको भी लेकर के, यानी लोक लुभावन घोषणा में जेएमएम ट्राइबल वोट्स में एक उम्मीद जगा करके आई, और दूसरी तरफ बीजेपी के नैरेटिव्स को भी इसने काटा। तो पहले दोनों बातों को हम आपके पास आना चाहते हैं कि बीजेपी के नैरेटिव्स को कैसे काटा और लोक लुभावन योजना से इन्होंने अपने वोट बैंक को कैसे स्ट्रॉन्ग किया। जी देखिए, जो हमें सुनने में आया, बीजेपी के तो एक ही नैरेटिव था, घुसपैठिया। जब से हेमंत बिस्व शर्मा वहां चार्ज लिए थे और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और गंदी से गंदी उन्होंने भाषा इस्तेमाल की। तो देखिए, जैसा कि आदिवासी क्षेत्रों में चाहे शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार ना हो, लेकिन जो व्यक्ति सामने से बोल रहा है उसको समझना वो लोग भी जानते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, या वास्तविकता में धरातल की सच्चाई क्या है। कि ठीक है, हो सकता है कि किसी पॉकेट में कुछ खास समुदाय की जनसंख्या बढ़ गई हो, तो ये तो किसी भी समुदाय की जनसंख्या के साथ हो सकता है। उसको आपने ये बता दिया घुसपैठिया, और फिर उसको जो उस चीज को जो काटा हेमंत सोरेन ने कि भाई घुसपैठिया ठीक है, बॉर्डर पार से आए ना, इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया उन्होंने, तो किसकी जिम्मेदारी, हेमंत सोरेन की कि केंद्र की सरकार की? तो डेफिनेटली केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है बॉर्डर्स को सुरक्षित रखना। और जब आप इतना घुसपैठियों से चिंतित हैं, आज से नहीं 10 साल हो गए आपको घुसपैठियों से चिंतित होते हुए, और आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए, और आपको झारखंड के टाइम याद आता है, झारखंड में चुनाव होता है तब आपको याद आता है कि हाँ घुसपैठिया आ रहे हैं, तो आपने इसका मतलब आने दिया उनको? अगर आए भी है तो आपकी बात ही मान लेते हैं हम, आपने आने क्यों दिया अगर आए हैं वो? तो वो उसको बहुत जितना अच्छा काउंटर हेमंत सोरेन ने किया, वो सीधे सीधे अनपढ़ आदमी के भी गले उतरता है। क्योंकि देखिए, अगर हेमंत सोरेन इतने अच्छे शब्दों में ना समझाते ना, तो पब्लिक को समझ नहीं आता प्रेम जी। क्योंकि आजकल पब्लिक क्या है, अपने दिमाग पे तो जोर डालना नहीं चाहती, और हेमंत सोरेन की जो ऑडियंस है सामने, उसको तो मतलब इतने सोशल मीडिया और इन पढ़ने उससे कुछ ये इतना मतलब भी नहीं है। उनको तो शब्दों में क्या समझा पाए आप, तो उनको समझ में आ गया कि भाई तुम इसके ऊपर काय को डाल रहे हो। तो वो सारी जो जो उनका उन्होंने जिस तरीके से उसको काउंटर उनके नैरेटिव को किया, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा एक इसमें कारण रहा। अब इसमें मुस्लिम बहुल सीट शायद मेरे ख्याल से तो कोई होगी नहीं झारखंड में, मतदाता जरूर होंगे संख्या में, लेकिन मुस्लिम बहुल सीट होना तो मुझे ऐसा समझ में नहीं आता। या है वहां पे भी मुस्लिम बहुल सीटें आपके यहाँ झारखंड में? झारखंड में निश्चित रूप से हैं, बहुत सारी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। और आप देखिए कोल्हान में, जमशेदपुर वेस्ट में मुसलमान की आबादी ठीक ठाक है। बहुल नहीं भी, आजकल बहुल बोलने का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर कहीं 30% मुसलमान है तो बोल देते हैं मुस्लिम बहुल है, 70% को नहीं बोलते हिंदू बहुल है, और 30 को बोलते मुस्लिम बहुल है। तो ये बहुल तो का तो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। लेकिन बहुत जगह आप देखिए जैसे पाकुड़ है, लोहरदगा है, सिमडेगा है, ये सारी सीटें हैं जहां पर कि मुसलमान इसी पैटर्न पर बहुल बोल सकते हैं। मैं तो बहुल नहीं बोलता, 30% को बहुल कैसे बोलेंगे, लेकिन 30% को इन दिनों लोग बहुल बोलने लगते हैं। लेकिन वोट के लिहाज से काफी साइजेबल है। हाँ, वोट के लिहाज से तो सिमडेगा जैसी सीटें हैं जो कि बहुत मायने रखती हैं, जहां मुसलमानों की संख्या भी है। तो ये जी 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 जी, तो उन सीटों को भी आप ये समझिए कि क्योंकि जिस तरीके की न केवल झारखंड के चुनाव में, आप देख लीजिए कि कोई भी जगह चुनाव हो रहा हो देश के अंदर, चाहे नेशनल लोकसभा का हो रहा हो या राज्य में विधानसभाओं का हो रहा हो, इनका एक ही निशाना रहता है हर वक्त मुसलमानों के ऊपर कि बेटी, मतलब वहां तक ये कि बेटी भी ले जाएंगे तुम्हारी। आप ये देखिए कि इतना तो आदिवासियों को समझ में आ रहा होगा खुद को कि कितनी बेटियां गई,
अगर इस तरीके से बेटियां जा रही होती तो शायद हाहाकार मच जाता मीडिया में। और ये लोग ये छोड़ देते, जो गोदी मीडिया है ये इस तरीके से बेटियां उठा के ले जाई जा रही है, आदिवासियों की, मुसलमान ले जा रहे हैं और गोदी मीडिया चुप बैठा है। बस केवल उसी टाइम दिखाई दिया इनको ये होते हुए जब चुनाव आए। तो वो चीज देखिए, जो जनता वहां रह रही है उनको सबको समझ में आता है कि किस तरीके का झूठ ये परोस रहे हैं। और जो हेमंत बिस्व शर्मा काम के लिए जाने जाते हैं, तो इनका भी टेस्ट हो गया कि क्या कर सकते हैं ये। थोड़ी देर पहले हमारे एक दर्शक पूछ रहे थे, क्योंकि हम बातचीत में रवानगी में थे, आप बोल रही थी और हम भी उसका जवाब नहीं दिए। वो था सिल्ली की सीट के बारे में पूछ रहे थे। सिल्ली की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ आजसू के जो संस्थापक तो नहीं लेकिन संस्थापकों में से एक नेता सुदेश महतो जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो महत्वपूर्ण सीट इसलिए है कि वहाँ जयराम महतो की तरफ से भी, जो कि महतो वोटों में एक दावेदारी के साथ उभरे हैं लोग, और आजसू का महतो वोट पर पकड़ हमेशा से रहा है। तो सबकी नजर है कि सिल्ली में क्या होता है, क्या सिल्ली में वो जयराम महतो के कारण सुदेश महतो हार जाएंगे या क्या होगा। अगर सुदेश महतो को हराने में कामयाब हो जाता है, ये अगर जयराम महतो और उनकी पार्टी अगर कामयाब हो जाती है, तब तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और वहां देखिए की तरफ से भी महतो के निर्वोट है और बहुत युवा उम्मीदवार हैं। और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये कहा भी है कि उसको हम बड़ी जिम्मेदारी देंगे। अमित महतो नाम है उनका, उनको चुनाव के बाद में बड़ी जिम्मेदारी देंगे। यानी वो उन लोगों के बीच में जो हेमंत सोरेन के बहुत खास हैं और उनको सुदेश महतो के समांतर उतारा गया है। ये बहुत कांटे की सीट है। सबको लगता है कि सुदेश महतो किसी तरह से शायद बचा ले, लेकिन मैं कहता हूं कि सुदेश महतो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। सुदेश महतो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और ये सिल्ली जो है, सिल्ली में पहले भी चुनाव हार चुके हैं और इस बार भी वो चुनाव हार सकते हैं, हार रहे हैं। बल्कि हम ये आज कहने की स्थिति में है कि वो हार रहे हैं सुदेश महतो। आजसू का जहां तक सवाल, और आजसू का इस चुनाव के बाद, इस चुनाव में अगर सुदेश महतो हारते हैं तो राजनीति जो है उनकी एक तरह से खात्मे की ओर बढ़ जाएगी पूरी राजनीति। क्योंकि एक नया नेता जयराम महतो के रूप में उनकी पार्टी जो खड़ी हो गई है, वो उनका सब्स्टिट्यूट बनकर के सामने आ रहा है। इसलिए ये एक निर्णायक है। सिल्ली की सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। एक और सीट जरमुंडी के बारे में पूछा था हमारे मित्र ने। तो जरमुंडी की सीट में देखिए इस बार कांग्रेस है बीजेपी के साथ मुकाबले में है, और पिछली बार तो ये स्थिति थी कि अच्छी खास मतलब कांग्रेस हार गई थी, लेकिन इस बार ये कांग्रेस जो है टक्कर में है। और आपको मगर फिर भी कहना थोड़ा मुश्किल है इस सीट को लेकर के, जरमुंडी की सीट को लेकर के। ये जरमुंडी की सीट बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। उसको बचाना, मेरे मुंह से हार गया निकल गया गलती से। पिछली बार भी कांग्रेस ने यहाँ अच्छी लड़ाई लड़ी थी और इस चुनाव में कांग्रेस इस बार बादल पत्रलेख खड़े हैं। पिछली बार देवेंद्र कुंवर खड़े थे और देवेंद्र कुंवर जो है उनको पिछली बार हार गए थे। 30.6% वोट मिला था और 32.51% वोट से कांग्रेस जीती थी। तो वोट का अंतर बहुत नजदीक था और इस बार कांग्रेस थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल नजर आती है। एक और इस चुनाव की खासियत जो है वो है कि इस चुनाव, आप थोड़ा संथाल परगना कोल्हान से हट करके बात करते हैं। इस पूरे चुनाव में एक बात जो और महत्वपूर्ण है वो है कि CPI-ML कांग्रेस के साथ जुड़ी है। और CPI-ML जो है सिंदरी, निरसा और धनवार और बगोदर, ये 4 सीटों पर CPI-ML चुनाव लड़ रही है। और इन 4 सीटों में 3 सीट जीतने से कोई रोक नहीं सकता CPI-ML को, ये स्थिति है। तो माले का 3 सीट जो है इंडिया गठबंधन के लिए एक तरह से गिफ्ट है कि 3 एड ऑन हो जाएगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी, 3 सीटें कम से कम। और वो जी बाबूलाल मरांडी जो धनबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं,
बाबूलाल मरांडी जरूर अपने बागी उम्मीदवार को बिठाने में आखिरी समय में कामयाब रहे, लेकिन ये भी है कि वहां पर जेएमएम भी फाइट कर रहा है और माले भी फाइट कर रहा है, तो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट का फायदा बाबूलाल मरांडी को मिल सकता है। और हमने इस राजनीति पर पहले भी चर्चा की है कि बीजेपी खुद नहीं चाह रही थी कि बाबूलाल मरांडी जीते। नतीजा ये था कि वो एक बागी उम्मीदवार को भी बिठाने की कोशिश करती नहीं दिख रही थी। हालांकि बाद में परिस्थिति बदली तो उसने बागी उम्मीदवार को बिठाया, लेकिन जेएमएम का कहीं ना कहीं बाबूलाल माने हेमंत सोरेन का बाबूलाल मरांडी के साथ व्यक्तिगत संबंध भी रहा है। ये मैं राजनीति में चलता नहीं है, लेकिन फिर भी उल्लेख करना बहुत जरूरी है। और जेवीएम ने बीजेपी के खिलाफ पूरी राजनीति हमेशा की है। झारखंड विकास मोर्चा बना करके बाबूलाल मरांडी ने एक ऐसी राजनीति की जो बीजेपी के खिलाफ रही। तो यही कारण है कि वो जब बीजेपी में आए तो उनके साथ के जो प्रदीप यादव और दूसरे नेता थे, एमएलए थे, वो नहीं आए, वो कांग्रेस में चले गए। तो कांग्रेस की 2 एमएलए की ताकत और बढ़ गई। तो आप समझिए बाबूलाल मरांडी जेवीएम पार्टी को मर्ज नहीं करा सके, खुद जरूर मर्ज हो गए। इसका कारण था कि उनका एंटी बीजेपी रुख रहा था। तो इस वजह से भी वो हेमंत सोरेन के नजदीक रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं, और वो बांटो काटो वाली राजनीति में यकीन नहीं करते हैं बाबूलाल मरांडी। इसलिए बीजेपी में वो समरस हो नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक्सेप्टेड सबके बीच नहीं हुए। तो बीजेपी में बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के अध्यक्ष नेता है, चेहरा है, बल्कि हवाले पेश नहीं किया मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन वो बाबूलाल मरांडी जीत जाए तो हेमंत सोरेन को दुख नहीं होगा, बल्कि ठीक है। नहीं तो आप पक्का मानिए, अगर जेएमएम अपना कैंडिडेट हटा लेता धनबाद से और केवल सीपीआई-एमएल का उम्मीदवार रह जाता, तो कोई ताकत फिर बाबूलाल मरांडी को बचा नहीं सकती थी, हार तय थी। तो वो यहाँ पर भी राजनीति, अंदर खाने की जो राजनीति होती है वो भी समझिए कि वक्त पड़ने पर भाई बाबूलाल मरांडी का साथ लिया जा सकता है, ये संभावना खोलने के लिए भी राजनीति की जाती है। बीजेपी भी ऐसी राजनीति करती है। तो धनवार को तो मैं इस रूप में देखता हूं कि बाबूलाल मरांडी जीत भी रहे हैं तो जेएमएम उससे दुखी नहीं हो रहा है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिए पूरी बीजेपी लगी हुई है। बाबूलाल मरांडी बहुत मायूस हैं, बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी में आए थे कि पार्टी संभालेंगे और पार्टी को संवारेंगे। उन्होंने अपनी तय कोशिश भी की, लेकिन अब कोई नाम ही नहीं ले रहा है कि उनका मुख्यमंत्री के रूप में नाम भी हो सकता है। ये हालात हैं। वो खुद भी बोल रहे हैं कि भाई अब चुनाव के बाद तय होगा। थोड़ा ज्यादा हमने बाबूलाल मरांडी पर फोकस कर लिया, लेकिन ये सीट राजनीति को समझाने के लिए जरूरी थी, इसलिए मैंने बात की। इसके अलावा आरजेडी जो जेएमएम के साथ जुड़ा, मुझे भी शुरुआती समय में ऐसा लगता था कि आरजेडी तो बेवजह जो है 6 से 8 सीट और 12 सीट मांग रहा था, उसको उतनी उसकी हैसियत मांगने की नहीं थी। लेकिन फिर भी जो उनको सीटें 6 मिली, इन 6 सीटों में कम से कम 3 सीटें वो आरजेडी जीत भी सकती है। ये माने प्लस पॉइंट होगा। पहले भी आरजेडी ने जीता था, लेकिन आरजेडी में टूट हुई थी। उसके बाद से ये लग रहा था कि आरजेडी का अपना वर्चस्व जो कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद बीमार होकर के भी चुनाव प्रचार करने आए और मेहनत की इन्होंने, तो हमें लगता है कि आरजेडी कम से कम 3 सीटें इंडिया गठबंधन में जोड़ रहा है, ये या अपनी पुरानी पोजीशन को बरकरार रख रहा है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अब मैं मीनू जी आपके पास आता हूं। मैंने बहुत ज्यादा वक्त भी लिया बात करने में, और लेकिन फिर याद आता है कि नहीं मीनू नहीं जी आप बोलिए, मुझे भी समझ में आ रहा है कुछ। आपने जितने डिटेल्स बताए हैं उससे काफी कुछ समझ में आया, और डिटेल समझ में आई आपकी झारखंड की। तो ये जो है कि अच्छा, एक अपने हरिशंकर जोशी जी ने प्रतिक्रिया दी है कि हरियाणा की तरह केंचुआ अभी तक प्रतिशत नहीं बढ़ा सका है। हरियाणा की तरह तो नहीं बढ़ा सका है, लेकिन हम और मीनू जी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे
1%, 1% और 0.5% तो बढ़ा ही चुका है, तब जबकि घोषणा की जा चुकी है, उसके बाद भी अब भी कुछ ना कुछ परसेंटेज में रद्दोबदल जारी है, फाइनल आंकड़ा नहीं है। तो 1% महाराष्ट्र में और 0.5% झारखंड में बढ़ा हमने देखा है, आखिरी दौर के बाद की बात है। तो वो चीजें चल रही हैं। और कुछ आपके पास मीनू जी आता हूं कि मीनू जी, ये जो पूरा झारखंड में दिख रहा है, उन सब बातों को छोड़िए कि कौन है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है, लेकिन जनता जो कह रही है, जनता सरकार बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। पूरे प्रदेश में हेमंत सोरेन से गुस्सा हो, सरकार को बदल देना है, ऐसा ऐसा भाव हो, कहीं दिखाई नहीं। और बीजेपी भी नेगेटिव कैंपेन पर रही, डराने धमकाने में रह गई, कोई पॉजिटिव मूव लेके नहीं आ सकी कि हम आएंगे तो ये कर देंगे। उन्होंने यही कहा कि हम आएंगे तो घुसपैठ बंद कर देंगे। अरे आप तो आए हुए हैं दिल्ली में और बहुत सारी जगहों पे डबल इंजन सरकार है, घुसपैठ बंद ही नहीं कर सके। ये सारी चीजें भी हैं। अमित शाह मध्य प्रदेश में कहते हैं कि हमने घुसपैठ बंद कर दिया है, और झारखंड में कहते हैं कि घुसपैठ का अड्डा बना हुआ है झारखंड। तो इस तरह से चीजें हुई। बीजेपी का कैंपेन न तो नारों में चला, न तो व्यवहार में उनकी बातों की विश्वसनीयता हुई, और न वो कोई उम्मीद जगा सकी। यहाँ पर आप रख करके बीजेपी के कैंपेन के इर्द गिर्द थोड़ा एनालाइज कीजिए कि हेमंत रिटर्न्स को बीजेपी की रणनीति ने कितना पुख्ता बना दिया। देखिए, सबसे पहला तो जो मैंने आपको बार बार कहा कि बीजेपी ने, अगर कोई ये हेमंत सोरेन को अगर जेल नहीं भेजा जाता, क्योंकि पहले तो 8 महीने तक चलती रही विच हंटिंग, आपको ध्यान होगा, वो समझ जाते रहे, वापस भेजते रहे, समझ जाते रहे, हेमंत सोरेन गए नहीं, तो अल्टीमेटली फिर वो अरेस्ट हुए। और उन्होंने सबसे उसमें इनके दाव फेल हो गया कि हेमंत सोरेन चाहते तो कल्पना को बना जाते अपनी पत्नी को, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी के एक सीनियर मोस्ट लीडर, अपने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो राज्य निर्माण के समय के जो लीडर थे, उनको बना के गए। आज को छोड़ दीजिए चंपई सोरेन क्या है आज, लेकिन उस वक्त सबने सराहना की थी इस बात की। तो अगर बाहर इतनी सराहना हुई थी तो डेफिनेटली राज्य के अंदर भी सराहना उसकी हुई होगी। सबसे पहला तो मेरे ख्याल से चुनाव वहां से पलटा, मतलब बीजेपी को ये सब, उन्होंने सोचा कि नेगेटिव मैसेज जाएगा कि देखिए कितना भ्रष्ट है आपका मुख्यमंत्री, लेकिन उल्टा हुआ वहां पे, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जो भाषण दिया था विधानसभा में, वो भी हवा पलटने के वाला भाषण था कि ये इनको बर्दाश्त नहीं है हमारा कि आदिवासी अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाए, कि इनको बदबू आती है हमसे। मतलब ये चीज एक इमोशन जो होता है जो एक व्यक्ति का, क्योंकि देखिए आदिवासी डेफिनेटली एक हाशिए पे धकेला गया समाज है, बीजेपी तो वनवासी कहती है उनको, और ऊपर से फिर आप ऐसा व्यवहार कर रहे थे। नंबर 1 तो वहां से हुआ कि उनको जेल भेजा, और जेल भेजने के बाद जो उन्होंने स्ट्रेटजी चली कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद जो ये कल्पना सोरेन, उसके बाद जो उदय हुआ, और कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से पार्टी की कमान, क्या कहूंगी मैं, कि वो एक प्रचार के तौर पे उन्होंने, और उसके बाद जो ये जिस तरीके से एक नेता के रूप में मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज को उभरी है वो, तो उसने, उससे ये लोगों का एक आकर्षण होता है ना, नेता बोल क्या रहा है, और फिर उसमें एक महिला बोल रही है ऐसी जो कभी लोगों को दिखाई भी नहीं दी, कि हाँ पता तो था कि कल्पना सोरेन इनकी पत्नी है, लेकिन इतनी काबिल है एक नेता के तौर पे, इतनी अच्छा भाषण देगी, इतनी समझदार तरीके से हैंडलिंग करेगी चीजों की। मतलब उन्होंने, आपने देखा होगा, मैंने जो भाषण सुने उनके, वो चंपई सोरेन को कोसने में नहीं लगी रही थी, मतलब वो अपना बता रही थी कि भाई हम क्या करा हमने प्रदेश के लिए, और ये क्या कर रहे हैं, और आगे हम क्या करेंगे महिलाओं के लिए, बहनों के लिए। और तीसरा ये जो मैया सम्मान योजना, मेरे हिसाब से ये 3 गेम चेंजर्स हैं, और कल बाकी पता चल जाएगा कि मेरा एनालिसिस कितना सही बैठता है। जी देखिए, बहुत सारे लोग हरियाणा के चुनाव के आधार पर ये कहते हैं कि जो आकलन है वो सही साबित नहीं होते। देखिए, ये बात तो निश्चित है कि इस देश में किसी भी चीज की विश्वसनीयता बचे रहने नहीं दी गई है, सबकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। तो उसमें से हम लोग भी शामिल हैं, हमारी विश्वसनीयता भी खत्म हो जाती है जब 1% आप देख रहे हैं झारखंड में या महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत कितना बढ़ा है। आप
एक आखिरी घोषणा के बाद, बमुश्किल आधा परसेंट 1%। और पहले लोकसभा चुनाव में या हरियाणा में वोट प्रतिशत कितना बढ़ा था भाई, 14% 10% वोट प्रतिशत बढ़ गया था। तो वो तो संभव नहीं था ना। हम लोग तब सवाल कर रहे थे, ऐसा कभी हुआ नहीं और ऐसा अब भी नहीं हो रहा है, झारखंड और महाराष्ट्र में भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि तब 10 और 14% जो वोट बढ़ाए गए थे वो निश्चित रूप से हम जैसे विश्लेषकों को संदिग्ध बनाने के लिए काफी थे। तो हम संदिग्ध हुए कि भाई ये जो बोलते हैं ये पता नहीं सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं। लेकिन क्या ऐसे माहौल में बोलना छोड़ दिया जाए, जो सच हमें दिख रहा है वो दिखाना बंद कर दिया जाए? हम हो सकता है कि कल वैसा ही हो जैसे हरियाणा में हुआ हो, लेकिन फिर भी जो हम जनता का रुझान दिखा रहे हैं वो रुझान दिखेगा, आपको देखने की जरूरत होगी। उन हारे या जीते कुछ भी हो, वो रुझान दिखेगा कि इंडिया गठबंधन को जबरदस्त वोट मिल रहे हैं, मिले हैं, वो तो नजर आना ही है। अब सीट कैसे मैनेज होता है कि वो किसी को तोड़ करके किसी को फोड़ करके सरकार बना लेंगे, उसकी गारंटी कौन दे सकता है? वो कोई नहीं दे सकता। तो इनसे ऊपर उठ करके हम बात कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि हेमंत रिटर्न्स, तो इस आधार पर कह रहे हैं कि जनता जो वोट देगी उसके हिसाब से हेमंत रिटर्न्स। अब अभी से अफवाह का दौर शुरू हो गया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो ये अफवाह किस लिए उड़ाई जाती है? इसलिए उड़ाई जाती है कि मतगणना के दौरान जो अधिकारी होते हैं, अफसर होते हैं, उनको बताया जाए भाई आएगी तो बीजेपी के पक्ष वाली ही सरकार ही, बाकी सब तो कभी भी खरीद फरोख्त करके जोड़ लिया जा सकता है। तो इसीलिए आप हमारे कहने पर हमारे हिसाब से काम कीजिए। ये सारी बातें अफवाह का जो प्रचार तंत्र होता है वो इसका हिस्सा होता है और वो जारी है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भाई उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को फोन लगा दिया है ना, तो और किसी ने किसी और को फोन लगा दिया। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी, सब मिथ्या थी, झूठी थी। लेकिन कैमरे के सामने पैसा बट रहा था, ये तो झूठी नहीं थी। ये तो विनोद तावड़े मौजूद थे, उनके सामने ही पैसा बट रहा था, उनकी मौजूदगी में बट रहा था। बोलेंगे कि मैंने पैसा हाथ को छुआ नहीं, तो ऐसे थोड़े होता है। तब तो हमेशा शूटर ही दोषी होगा, जो शूटर को पैसा देके भेजा मर्डर करने, वो तो कभी दोषी होगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह से ये लोग निर्दोष हैं क्योंकि उन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया, पैसे तो बैग में पड़े हुए थे। इस तरह से ये लोग निर्दोष हो कि हम तो वहां चाय पीने के लिए बैठे हुए थे और मेरा कोई नहीं, बाकी सब जो काम कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे, मैं कौन होता हूँ? तो भाई आप पुलिस को तो सूचना दे सकते थे कि आप पैसे बट रहे हैं विनोद तावड़े जी। आप गलत हो रहा था तो पुलिस को सूचना देके आप ही बुला लेते कि देखिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे आपस में पैसे एक दूसरे को बांट रहे हैं, कहां से लाए पता नहीं है, मैं फंस जाऊंगा, आप देखिए गैर कानूनी काम है, इसको जेल ले जाइए। भाई बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव नैतिकता की थोड़ी अपेक्षा तो हम कर सकते थे, लेकिन नहीं किए क्योंकि उस पैमाने पर भी बहुत नीचे जा चुके हैं ये लोग। और अब कह रहे हैं कि हम थे ही नहीं। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टिप्पणी में भी कि राहुल गांधी तो विदेशी ताकत के साथ मिलकर के देश को कमजोर करने में लगा है, ये सारी बातें भी कह रहे हैं। राहुल गांधी जब चुनाव के मैदान में तिजोरी खोल रहे थे, दिखा रहे थे कि एक है तो सेफ है और सेफ का क्या मतलब है, वो बात सही साबित हुई है। क्या राहुल गांधी ने कहा था अडानी को कि रिश्वत दो अफसरों को? राहुल गांधी के कहने पर रिश्वत दे रहे थे और प्रोजेक्ट पा रहे थे। तो क्या जॉर्ज सोरोस के कहने पर अडानी रिश्वत दे रहा था? यहाँ के जॉर्ज सोरोस जिम्मेदार हो गया? तो जबरन जॉर्ज सोरोस और विदेशी ताकत फला ढिमका कस के एक शब्द नहीं बोल सकते कि अडानी ने गलत किया, घूस दिया, गलत काम है और अडानी की जांच हो, अडानी को जेल भेजो। पता नहीं अडानी से इनका क्या रिश्ता है। भाई मोदी का तो रिश्ता समझ में आता है, अमित शाह का रिश्ता समझ में आता है, ये टिप्पणी करने वाले लोगों का क्या रिश्ता है? या अडानी से की गिरफ्तारी की मांग नहीं कर सकते? अडानी रिश्वत दे, बहुत अच्छी बात है। ये कहेंगे कि अफसर ने रिश्वत ली, गलती तो अफसरों की है, उसने रिश्वत ली। तो इस तरह से जो सोच डेवलप हो रही है, तो निश्चित रूप से ये हानिकारक सोच है, देश के लिए हानिकारक सोच है कि आप जेन्युइन जांच की मांग नहीं कर सकते, गलत लोगों को सजा दिलाने की मांग नहीं कर सकते, उल्टा
सवाल पूछने लगते हैं कुछ और। तो ये प्रतिक्रियाओं के कारण थोड़ा सा भटकाव जरूर होता है, लेकिन वो प्रतिक्रियाओं का जवाब देना भी जरूरी होता है। हमें लगता है कि मीनू जी एक आखिरी कमेंट कि हेमंत रिटर्न्स, कोल्हान और संथाल परगना इसको सुनिश्चित कर रहा है कि हेमंत की वापसी हो रही है। जी बिल्कुल, ये तो आपने कहा, लेकिन मैं दो बात आपने जो कही उसके बारे में मैं और एडिशन करना चाहती हूँ थोड़ा सा। जो ये वोट प्रतिशत बढ़ने वाली बात है, हरियाणा में जिस तरीके से और जिस तरीके से लोकसभा में भी हुआ, 12-12, 13-13 दिन तक प्रतिशत बढ़ता रहा, तो ये हमारे जैसे सोशल मीडिया के चैनल्स ही थे जिन्होंने इतना शोर मचाया कि इस बार हिम्मत नहीं हुई ये करने की चुनाव आयोग की। आप ये देखिए, हमारे बोलने का आप दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि आपका तो यही है, गंदी गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, रोएंगे कब रोएंगे और ये रंडी रोना वगैरह जैसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। तो वो चीज जो है, उस हमारे जो हमने जो शोर मचाया उसका ही नतीजा है ये, कि जो कुछ खेल अभी तक 10 सालों से गुपचुप चल रहा था, जब वो पकड़ में आया और इस सोशल मीडिया के जो चैनल्स है यूट्यूब के, उनके जरिए इसको पूरी तरीके से जनता के सामने रख दिया गया कि देखिए किस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं वोट्स, और फिर उन जगहों पे जीत हो जाती है बीजेपी की। तो वो चीज काम करी है। इस बार के चुनाव में आपने सुना नहीं होगा कि 10-10, 5-5% 7-7, 8-8% वोट बढ़ रहा है 2-2 दिन, 3 दिन तक, या शाम के 11-12 बजे में ही पता चला कि 10% और बढ़ गया है जी। वो चीज के ऊपर लगाम लगी है, नंबर 1। नंबर 2, ईवीएम के बारे में लोग बोल रहे हैं कि आप तो ईवीएम करो ना, कल से शुरू करोगे या परसों से। देखिए, ईवीएम के बारे में मेरा जो निजी स्टैंड है, मेरा निजी स्टैंड बिल्कुल अखिलेश यादव जो है सपा के अध्यक्ष, उनका वाला है कि चाहे 80 के, वो कहते हैं कि मैं चाहे मैं यूपी में 80 की 80 सीटें जीत जाऊं, उसके बाद भी मैं ईवीएम के खिलाफ हूं। ये बिल्कुल सही उनका वक्तव्य है कि आप ये देखिए कि दिल धड़क रहा है सबका कि ईवीएम में से पता नहीं क्या निकलेगा। अरे भाई, जिसमें विश्वास नहीं है कि इसमें से क्या निकलेगा, चूहा निकलेगा कि बिल्ली, तो ऐसी ईवीएम जो कि लोकतंत्र की रीढ़ है, जो मतदान, उसके बारे में अगर मतदाता को यही नहीं पता है कि जहां मैंने मत डाला मेरा वहीं गिना जाएगा या नहीं, तो ऐसा मतदान तुरंत से पेशतर जिसको कहते हैं कि तुरंत इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए। दुनिया में कहीं नहीं होता है ईवीएम से मतदान। इस देश के अंदर ऐसी क्या खासियत है, ऐसा क्या यहाँ उसमें लाल लटके हुए हैं ईवीएम के अंदर, की ईवीएम के जरिए ही होगा इस देश में चुनाव। इस देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ताकि किसी तरह की संदेह की गुंजाइश ना रहे। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ, कोई नहीं मान रहा था कि ट्रंप इतने भारी बहुमत से जीतेंगे, कि ये तो था कि शायद जीत जाए, लेकिन इस तरीके से जीतेंगे, क्लीन स्वीप कर देंगे, एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद विश्वास सबने किया, किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? कोई जा नहीं रहा है कारण में, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था वहां। अगर वहां भी ईवीएम से हुआ होता तो वहां भी यही सवाल उठता जो हम यहाँ उठा रहे हैं। वहां क्योंकि बैलेट पेपर से हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया विपक्ष, वहां के जो सत्तारूढ़ दल है जो अब विपक्ष में आ जाएगा, उन्होंने भी मान लिया और पूरे विश्व ने मान लिया। तो इस चीज का आप ये बेकार का ये आई एम सॉरी टू से अनपढ़ों वाली बात है कि बस व्हाट्सएप पे जो मैसेज आ गया उसको एज इट इज आप यहाँ लिख के डाल देते हैं, यहाँ पे भी और जो जिस भी चैनल पे आप जाते होंगे। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए और अमेरिका के चुनाव को ध्यान में रखिए कि वहां पे क्यों नहीं सवाल उठे। ट्रंप की थी थंपिंग मेजॉरिटी जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, सारे भौचक के रह गए, वो खुद रह गए जो जीतने वाला है। वो इसीलिए रह गया कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, क्योंकि उसमें दूध का दूध पानी का पानी। आपको क्या परेशानी है, आप क्यों डरते? कोई और होता तो वो तो यही करता। और मैं तो कहती हूँ कि जब भी सरकार बदले सबसे पहला काम यही होना चाहिए, ये ईवीएम को तो बिल्कुल अरब सागर में फिकवा देनी चाहिए, जितनी भी है, लाख सवा लाख जितनी भी इनके पास है जी। नहीं तो स्नेहा जी जो कह रहे हैं कि वाह जी वाह क्या बात है, जब कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, जेएमएम, टीएमसी जीते तो ईवीएम सही है, और अगर बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम गलत है। तो स्नेहा जी, ईवीएम तो मशीन है ना, वो सही और गलत थोड़े होगा। और जाहिर बात है कि जब चुनाव आयोग और केंद्रीय सत्ता बीजेपी के पास है, तो बीजेपी के विरोधी अगर जीतते हैं तो ईवीएम के मैनिपुलेशन करने वाली शक्तियां कहीं हार जाती हैं, तभी तो वो जीतेंगे। ये तो बहुत स्वाभाविक है। और सवाल तभी उठेंगे
जब सत्ताधारी दल लगातार चुनाव जीते और आम प्रतिक्रियाओं के आशाओं के विपरीत सीटें आए, तभी सवाल उठेंगे। जब बीजेपी ने भी कभी ईवीएम पर सवाल उठाए थे, तभी उठाए थे ना जब वो हार रहे थे। जीतते समय बीजेपी ने कभी उठाए क्या? अभी बीजेपी तो नहीं उठा रही है ईवीएम पर सवाल, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी उठाते थे। तो इसलिए ये बात तो है कि हारने पर ही ये सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात सुब्रमण्यम स्वामी भी उठाते थे। बिल्कुल, ये एक बात महत्वपूर्ण है कि ये ईवीएम की टैंपरिंग या पूरा चुनाव प्रक्रिया को मैनिपुलेट करना, ये सारी चीजें जो हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी और किसी पार्टी का नुकसान नहीं कर रही है, ये हमारा और आपका। हम और आप जहां वोट देते हैं, वहां वोट अगर नहीं पड़ रहा है, उसके हिसाब से नतीजे नहीं आ रहे हैं, तो आम वोटर हार रहा है। वोटर के साथ छल है, ये किसी पार्टी के साथ नहीं है। पार्टी तो आपस में समझौता भी कर सकती है, तुम ये वाला चुनाव ले जाओ, हमको अगला वाला दे देना, ये समझौता भी कर सकती है। राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन इसकी वजह से क्या वोटर हारे? वोटर को चाहिए निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव। अगर सवाल हम ईवीएम पर उठा रहे हैं तो बदल दो ना भाई ईवीएम। जब देश की जनता, विदेशों में ईवीएम बैन इसलिए हुआ कि 1%, 0.5% लोगों को भी अविश्वास था, तो कोर्ट ने कहा कि अविश्वास है तो ईवीएम नहीं चलेगा, हटाओ। वही प्रक्रिया रहेगी जिस पर सबको विश्वास होगा। तो जब इतने सारे लोग विश्वास नहीं जता रहे हैं ईवीएम पर, तो अब सोचने का समय अब नहीं है तो कब होगा, ये बड़ा सवाल है। और इस पर चिंता बनी रहेगी इस चुनाव के बाद भी, और आगे जब तक कि ईवीएम को वापसी नहीं होती। मशीन से चुनाव नहीं हो सकते, ये डिबेट का विषय है। लेकिन चलिए आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। मीनू जैन जी, आपका और आपकी ओर से हम सभी दर्शकों का भी आभार जताते हैं। प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और अपने इसी तरीके से हस्तक्षेप रखिए, बातचीत करिए, विचार रखिए, ताकि विचार से विचार पैदा हो। हमारी यही कोशिश है। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।